नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास चुनावी बुलेटिन खबर चुनावी है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। बयानों के तीर चल रहे हैं और एक दूसरे की मोर्चेबंदी करने के लिए राजनीतिक दल नई नई रणनीति अपना रहे हैं। इस बीच IBC 24 भी अपने दर्शकों को हर छोटी बड़ी चुनावी खबरों से अपडेट कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर चुनावी है का सफर। तो ये जो 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आई हैं, ये हमारी 5 बड़ी चुनावी खबर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की 5 बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण से जुड़ी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर दक्षिण के 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर है। तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल और INDIA पर जमकर तीर छोड़े। अब दूसरी खबर पर आ जाते हैं। दिल्ली से दूसरी खबर है, जहां बची हुई टिकट को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप और कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक है। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची कभी भी आ सकती है। अब आ जाइए तीसरी बड़ी खबर पर, रुख उसका कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी है ये महादेव बैटिंग ऐप। तो आप जान ही रहे होंगे, इस मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल पर FIR के बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में दिखी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज अलग अलग जगहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व CM भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब आते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर पोस्टर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जो अब कोरबा में शुरू हो गई है। इस बार कांग्रेस ने कोरबा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का पोस्टर X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोरबावासी सावधान, पिकनिक मनाने सैलानी आए हैं। इससे पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पोस्टर जारी किया था और उसमें यहां तक कह दिया था कि निष्क्रिय सांसद। अब आ जाते हैं 5 बड़ी खबर में 5वीं खबर का। चुनाव आयोग के एक्शन से तारीखों के ऐलान के बाद ECI ने 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। अब इसके साथ ही बंगाल के DGP को भी हटाने का आदेश दिया है। और जो ये 6 राज्य के गृह सचिव हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद का भी नाम एक आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इसे लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तीखा होता जा रहा है। महादेव ऐप मामले में FIR के बाद रविवार को पूर्व CM भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर FIR राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। यह भूपेश बघेल का कहना है। ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक द्वेष की वजह से उन पर FIR की गई है। भूपेश के इस आरोप के बाद सोमवार को बारी थी बीजेपी की। अब भाई बीजेपी को बोलना था। उसने छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश पर पलटवार किया। अच्छा, ये संभाग कौन कौन से हैं? एक हो गया दुर्ग, एक हो गया बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। ये 5 संभाग हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए थे उस पे करारा प्रहार दिया। अच्छा, कहा क्या सुनिए। कहा ये कि चोरी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यहां तक राजनीति अब शुरू हो गई है। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है।
पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है। छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। एक वीडियो जारी किया गया, वीडियो में स्पष्ट उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लिया गया, तो प्रदर्शित करता है कि ये महादेव ऐप जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप पूर्व सरकार के पूरा संरक्षण में चल रहा था और उसी की याद देन है कि आज छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। और एफआईआर के खिलाफ चूंकि एफआईआर हो गया तो तिलमिलाहट के स्वरूप उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज अभियुक्त ने खुद होकर सार्वजनिक बयान देकर अब चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ की है वो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसमें संदेही के रूप में भूपेश बघेल जी का भी नाम है और उसके चलते भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो ये द्वेषपूर्ण और उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ये जनता के वोट से चुनाव जीतती है, जनता के वोट से चुनाव हारती है। भूपेश बघेल जी का ये कहना कि यह जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, राजनीतिक द्वेष और बदले की राजनीति है, ऐसा उनका कहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदले की राजनीति नहीं करती। आप पर एक आरोप लगा जिसकी जांच हुई और प्रक्रिया के अंतर्गत आप पर एफआईआर दर्ज हुआ। अब बीजेपी को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा, उसके पीछे की वजह क्या है? भूपेश बघेल, चूंकि रविवार को भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राजगान हार गई है, इसलिए ये पैतरे कर रही है। तो जरा भूपेश बघेल की बात को सुन लेते हैं। में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो राजनीतिक द्वेष की वजह से एफआईआर कराई गई है, ये भूपेश बघेल का कहना है। उनका कहना है कि उनका नाम 6वें क्रम पर है। बाकायदा उन्होंने धाराओं का भी जिक्र किया, जैसे 120B कहा, 406 कहा, इसके अतिरिक्त कई धाराओं का और जिक्र उन्होंने किया। एफआईआर के बाद भूपेश बघेल के राजनीतिक द्वेष वाले आरोप के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। हालांकि पूरे मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि महादेव ऐप बंद नहीं होगा। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि साबित हुआ कि महादेव ऐप को बचाने भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है। महादेव ऐप एक ऐप है और जरूरी नहीं है कि उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ में कार्रवाई, जो लोग उसके माध्यम से गलत काम कर रहे हैं और भारत का उपयोग कर रहे हैं, भारत की धरती का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ईडी भी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है। केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं और उन दावों को हम आपको सुना भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर बहुत तेज हो गया है। बीजेपी जहां पहले ही
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों को लेकर 24 अकबर रोड पर मंथन तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें एमपी की 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा, क्योंकि एक सीट समाजवादी पार्टी को उन्होंने दी है। वहीं बीजेपी में यूपी कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें यूपी की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। यानी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी बैठकों का दौर है, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जनता को बहुत से राज्यों में यह पता नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही पिछड़ गई है। छत्तीसगढ़ में अभी उसको अनाउंस करना है, मध्य प्रदेश में 18 सीटों पे अनाउंस करना है कैंडिडेट का। तो इंतजार है, दोनों जगहों पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस से पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन अभी भी हो रहा है। कांग्रेस से दिग्गज नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको इससे जुड़ी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि आज स्क्रीन पर आ गई है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जो आप देख रहे हैं, जहां पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कांग्रेसियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसमें कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला महामंत्री शैलेश सिंह ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अब आ जाते हैं दूसरी तस्वीर पे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दूसरी तस्वीर है। आप देख रहे होंगे कि इन तस्वीरों में बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं। असल में कांग्रेस के बड़े करीबी नेता हैं कमलनाथ के, सैयद जाफर, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इनको शामिल कराने के लिए मैं वही कह रहा हूं, तस्वीरों पे गौर कीजिए, सारे बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी की स्टेट हेड है वी.डी. शर्मा, और पूर्व गृह मंत्री, जो इन दिनों इसी अभियान पर बीजेपी ने लगाया है कि आप नए सदस्यों की ज्वाइनिंग कराइए। और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो कई लोगों को तोड़ कर ला रहे हैं। तो इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी में गए लोग उस 500 और 1000 के नोट की तरह होंगे जो कभी भी बंद हो जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है, मैं वो भी बता रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस ने कहा है क्योंकि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उन्हें टिकने नहीं देंगे। तो ये बात कही गई है। और गरीब कल्याण योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। एक प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जहाज डूबते हुए है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहते। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारे मुख्यमंत्री के कामों पर विश्वास व्यक्त किया। 1200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने, और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं पाली ब्लॉक के, तो उन्होंने सब प्रवेश किया है और हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शुरू किए पोस्टर वार के जवाब में कांग्रेस भी अब खुलकर मैदान में आ गई। बीजेपी ने ज्योत्सना महंत के खिलाफ जारी पोस्टर में उन्हें लापता बताया था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कोरबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी, जिनको आप सुन भी रहे थोड़ी देर पहले, सरोज पांडे को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह सब कुछ हो रहा है। सरोज पांडे को सैलानी बताया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि कोरबा वासी सावधान, पिकनिक मनाने सैलानी आए हैं। और उसके आगे गाने की बोल लिखा गया है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ये लिखा गया है। मतलब बताने का कुल मिलाकर यह है कि सरोज पांडे बाहरी कैंडिडेट हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने ज्योत्सना महंत ने इस पर बीजेपी सांसद के इस बयान पर ज्योत्सना महंत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं यहां की बहू हूं, बिसाहूदास महंत की बहू हूं, छत्तीसगढ़ की हूं और मैं परदेशी नहीं हूं।
यानी सरोज पांडे ने क्लियर कर दिया, बता दिया कांग्रेस के वार पर। अब आगे बढ़ते हैं, इंदौर आपको लेके चलते हैं। इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यही नजर आएगा। यहां लंबे समय तक सुमित्रा महाजन बीजेपी की सांसद रही, कभी लोकसभा की स्पीकर भी हुआ करती थी। तो इस बार मैदान में शंकर लालवानी है। बीजेपी का ये ऐसा गढ़ है जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक इस सीट से किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल तक नहीं कर पाई है। कांग्रेस की इसी दुविधा पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंदौर में कांग्रेस से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा जो भाजपा को उसके मजबूत गढ़ में बराबरी की टक्कर दे पाए। दूसरी ओर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट में से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। 2018 के चुनाव में लालवानी ने कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,47,754 वोटों से करारी मात दी थी। एक नजर डालते हैं इंदौर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरणों पर। बीजेपी का गढ़ है इंदौर लोकसभा सीट। सुमित्रा महाजन यहां से 8 बार सांसद रहीं। शंकर लालवानी मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। 1989 से लगातार बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतती आई। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में इंदौर सीट जीती थी। इंदौर सीट में देपालपुर, राऊ और सांवेर आते हैं। शहरी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल हैं। लालवानी 2018 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। साफ है, कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस अभेद दुर्ग में सेंध लगाना कोई हंसी खेल नहीं। बीजेपी का आत्मविश्वास इस बात से समझा जा सकता है कि उसने इस बार 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के टारगेट को सेट किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बड़ी बद से बदतर हो चली है। 29 लोकसभा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जिसको लड़ाने को तैयार होते हैं वो या तो कांग्रेस छोड़ के चले जाता है या चुनाव लड़ने से मना कर देता है। अब देखना होगा कि किसको बलि का बकरा बनाते हैं। अभी तो कोई तैयार नहीं हो रहा, इसलिए सीट होल्ड पर है। बड़ी लंबी लाइन है, रोज लाइन लगी। जीतू पटवारी रोज रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और नीचे से रोज लोग खसक रहे हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति है। दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि शंकर लालवानी बीजेपी में ग्रेस से पास हुए नेता हैं। पहले बीजेपी को अपनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए, फिर दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। जल्दी सीईसी की बैठक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी क्लियर कर चुके हैं कि लगभग 19 तारीख तक मध्य प्रदेश के बचे हुए 18 से 19 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। जिस तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का पर्याय बन चुके हैं, वो उनके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हुए। तो पहले अपना घर संभालें। कांग्रेस पे उंगली उठाना बहुत आसान है। इंदौर लोकसभा सीट पर जीत को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है। पार्टी खेमे में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि जीत का अंतर कितना रहेगा। दूसरी ओर है कांग्रेस, जहां बीजेपी के दुर्ग में सेंध लगाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती है एक मजबूत कैंडिडेट उतारना और बीजेपी की कमजोर नस पकड़ना। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर लोकसभा चुनाव से पहले ESI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया गया है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार के गृह सचिव भी शामिल हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड के भी गृह सचिव हटाए गए और बंगाल के तो DGP को हटा दिया गया। राजीव कुमार ये बंगाल के DGP ने हटा दिया गया। संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, गृह सचिव, उनको हटा दिया गया। पंकज जोशी गुजरात के गृह सचिव हैं। अरवा राजकमल झारखंड के गृह सचिव हैं। इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र के गृह सचिव हैं। ऐसे नामों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ESI का ये बड़ा एक्शन है। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड के साथ साथ उत्तराखंड का नाम भी शामिल है और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के तो DGP राजीव कुमार को ही हटा दिया गया। और एक बड़ी अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर है। सोमवार को उन्होंने तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का तूफानी दौरा किया। कई जनसभाओं को संबोधित किया और इंडी अलायंस पर उन्होंने निशाना साधा। तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश में बीजेपी की लहर चलने का दावा किया, तो वहीं 17 मार्च को
मुंबई में इंडी अलायंस की रैली पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और टीआरएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी वो कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। दोनों पार्टियों पर उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देने का एलिगेशन लगाया है। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। इन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चौकीदार, फिर परिवार और अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया है। एक दिन पहले ही मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार को लेकर तेलंगाना में पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की यह पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो यही राजनीति है। राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ाई बताई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी शक्ति माताएं बहनें हैं और इसके लिए वो पूरी जान की बाजी लगा देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।